प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज आप लोगों को राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे। दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित ये आपकी पहली वीडियो होगी। इसके बाद हम और भी वीडियो लेके आएंगे, जिसमें जब तक राष्ट्रपति से संबंधित सारे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक आपको हम वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और ये वीडियो राष्ट्रपति की टॉप 50 क्वेश्चन वाली वीडियो है। उसके बाद हम अगली वीडियो भी बनाएंगे टॉप 50 वाली। ऐसे ही जब तक राष्ट्रपति के टोटल क्वेश्चन समाप्त नहीं हो जाते, तब तक हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति की पहली वीडियो। यहाँ पे राष्ट्रपति से संबंधित आपके सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें दोस्तों ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा? तो वो अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 यही कहता है दोस्तों कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया है? जो हमारे भारत में शासन प्रणाली चलाई गई है वो किस प्रकार की है? तो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली को दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन के संविधान से। भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो भारत के संविधान के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित है। दोस्तों, किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा? तो अनुच्छेद 53 के अनुसार, अनुच्छेद 53 वन के तहत दोस्तों कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है और वह उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा वो अपनी शक्ति प्रयोग कर सकता है। बाकी वो शक्ति होती है राष्ट्रपति में, बाकी वो अपने अधिकारियों द्वारा वो शक्ति यूज़ कर सकता है अनुच्छेद 53(1) के तहत। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? तो वास्तविक शक्ति दोस्तों मंत्रिपरिषद में निहित होती है। वास्तविक शक्ति जो होती है मंत्रिपरिषद यूज़ करता है, बाकी तो पूरी शक्तियाँ राष्ट्रपति में होती हैं। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? तो ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष के समान है भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं विहित की गई हैं? तो कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पद की योग्यताएं विहित की गई हैं? तो अनुच्छेद 58 के तहत। अनुच्छेद 58 यही कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति पद को धारण करने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 58 के तहत निर्धारित की गई हैं। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी निश्चित की गई है? तो कम से कम 35 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए, तब आप राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार लड़ सकते हैं, उम्मीदवार आप हो सकते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, आप कम से कम 35 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और अधिकतम आप कितनी भी आयु आपकी हो, जब तक आप जीवित रह सकते हैं तब तक। तो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, बाकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं विहित की गई हैं? तो दोस्तों, कौन कौन सी योग्यताएं विहित की गई हैं? सबसे पहला, वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। तो ये अर्हताएं होनी चाहिए, तब वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है? तो कौन कौन शामिल है दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में? तो संसद के दोनों सदन माने लोकसभा और राज्यसभा ये निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पांडिचेरी सहित सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इतने सदस्य शामिल होते हैं, तब जाके राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में इतने सदस्य शामिल होते हैं।
दिल्ली और पांडिचेरी राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो इन सब को 17वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है? तो अनुच्छेद 55 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन अथवा किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होगा, किंतु यदि समय के किसी सदन अथवा किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो किस तिथि से यह माना जाएगा कि उस सदन में उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की तिथि से, राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की तिथि से ही वो माना जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का निर्वाचन करवाता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो कम से कम 50-50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए, तब जाके राष्ट्रपति पद के पद की उम्मीदवार संभव है। ठीक है दोस्तों, कम से कम 50-50 मतदाता होने चाहिए। वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत की राशि कितना है? 15,000 रुपये है। तो एक क्वेश्चन ये बनता है, वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत की जो राशि है दोस्तों वो 15,000 है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए जमानत की राशि 15,000 रुपये है। कुल वैध मतों का कितना भाग मत प्राप्त न करने वाले उम्मीदवार की जमानत की राशि जब्त हो जाएगी? तो कुल वैध मतों का 1/6। अगर दोस्तों आप जितने भी वोट पाते हैं उसका 1/6 अगर आप वोट नहीं पाते हैं, तब आपकी जो 15,000 की जो राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। तो इसलिए आपको 1/6 तो पाना ही पाना है, तब जाके आपके जमानत की राशि जब्त नहीं होगी और आप अगले स्टेप पे जा पाएंगे। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है? तो अनुच्छेद 57 के तहत दोस्तों कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है, माने वो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के लिए फिर से एक बार लड़ा, हार गया या जीत गया, वो दूसरी बार भी खड़ा हो सकता है, ऐसा अनुच्छेद 57 के तहत कहा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद जो 54 कहता है, यही कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख इसमें किया गया अनुच्छेद 54 के तहत। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अनुसार किया जाता है? तो किस पद्धति के अनुसार किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होता है। किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी राज्य विशेष की जनसंख्या माना जाता है? तो किस वर्ष की जनगणना द्वारा? तो 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विशेष की जनसंख्या माना जाता है। 1971 द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को, ठीक है, तो 1971 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर किस वर्ष की जनगणना? तो ठीक है, 1971 की। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि जब तक 2026 के पश्चात होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते, तब तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यों की जनसंख्या 1971 की जनगणना द्वारा अभिनिश्चित जनसंख्या को माना जाएगा? तो यह अनुच्छेद, यह संविधान 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद चुने जाने के न्यूनतम कितना मत प्राप्त करना आवश्यक है? तो कितना मत, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम कितना मत प्राप्त करना आवश्यक है? तो कुल पड़े वैध मतों के आधे से एक मत अधिक, माने जितना मत पड़ता है उसका
आधे से एक अधिक होना चाहिए। मान लीजिए 100 वोट पड़ता है तो आपको 50 तो लाना है, प्लस एक और लाना है, तब आप विजयी होंगे। किसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पदावधि का उपबंध किया गया है। राष्ट्रपति की जो पद होती है कितने साल की होगी, कितना नहीं, ये 56 अनुच्छेद 56 के तहत बताया गया है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक अपना पद धारण करता है? तो कितने वर्ष तक पद धारण करता है? ये 5 वर्ष तक करता है, 5 वर्ष तक करता है। राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह कब तक अपना पद धारण किए रहता है? तो कब तक कर सकता है दोस्तों? जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, वो तब तक वो उस पद पर बना रहेगा। भले ही राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा होता तब भी वो राष्ट्रपति ही होता है। वो राष्ट्रपति के पद से तब हटता है जब दूसरा राष्ट्रपति पद ग्रहण करने आता है, तब वो उसी तिथि से वो अपना पद छोड़ देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति को देता है। अब उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तत्काल किसे देता है? भाई राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को दे दिया कि भैया ये मेरा त्यागपत्र है। तब उपराष्ट्रपति क्या करता है? तो उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को ये सूचना देता है, तत्काल सूचना देता है कि हाँ भैया फलाने ने त्यागपत्र दे दिया है, वो तुरंत बता देगा। जब राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से हो तो उसे भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितने समय के भीतर करा लिया जाएगा? मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, वो एक्सपायर कर गया, या उसने अपनी इच्छानुसार त्यागपत्र दे दिया, या उस पर महाभियोग चला दिया गया। महाभियोग का मतलब दोस्तों माने कोई ऐसा कार्य करता है राष्ट्रपति जिससे लोग संतुष्ट नहीं होते, तो महाभियोग लोग चला देते हैं, तो वही होता है महाभियोग। तो उस पद को समय से पहले उसने अपना त्यागपत्र दे दिया, या मृत्यु हो गई, या महाभियोग हो गया, महाभियोग चला दिए, तो उससे भरने के लिए चुनाव अधिकतम कितने समय के भीतर करा लिया जाता है? तो अधिकतम 6 महीने के भीतर करा लिया जाता है। 6 महीने के भीतर चुनाव को करा लिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है ना, वो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मान लो भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं है, वो छुट्टी पे गया है, या उसने छुट्टी ली है कुल मिला के मान लो, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो उच्चतम न्यायालय होता है, माने सुप्रीम कोर्ट के उपलब्ध जो सबसे वरिष्ठ, जो सबसे ज्येष्ठ न्यायाधीश होगा, वो शपथ दिलाएगा। सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शपथ तथा उसके प्रारूप के बारे में है? तो अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 जो है वो राष्ट्रपति के शपथ और उसके प्रारूप के बारे में है कि शपथ में क्या क्या लेगा, वो अनुच्छेद 60 बताएगा। राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जा सकता है? तो अभी क्वेश्चन आप इसके पहले देखे थे, तो आप समझिए महाभियोग किस आधार पर चलाया जाता है। महाभियोग का मतलब क्या होता है? तो संविधान के अतिक्रमण के आधार पर, जब संविधान का अतिक्रमण हो रहा होता है तब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस सदन में आरंभ की जा सकती है? तो संसद के किस सदन में आरंभ हो सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में, वो लोकसभा में आरंभ हो सकती है और राज्यसभा में भी ये प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए संसद में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के कम से कम कितने दिन पूर्व उसे उसकी लिखित सूचना देना आवश्यक है? तो उसे कम से कम 14 दिन की सूचना देना आवश्यक होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाने के लिए। ठीक है, तो 14 दिन पहले सूचना दे दी जाती है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन से सदस्य उसके विरुद्ध राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कौन से सदस्य उसके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते? तो कौन कौन से नहीं भाग लेते? वो होते हैं दिल्ली व पुडुचेरी सहित सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेती महाभियोग की प्रक्रिया में।
ऐसे कौन कौन से सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं किंतु उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं? समझे दोस्तों इस लाइन को, माने वो महाभियोग प्रक्रिया में भाग तो लेते हैं लेकिन उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। तो वो कौन होते हैं? वो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य होते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदन के कुल कितने सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए? तो अभीष्ट सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव चालू हो सकता है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना है तो अभीष्ट सदन के कुल सदस्य जितना भी संख्या होगी उस संख्या से कम 2/3 बहुमत होना चाहिए, तब आप महाभियोग लगा सकते हैं राष्ट्रपति पर। महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात राष्ट्रपति को कब पद से पदच्युत समझा जाता है, माने पद से हटा दिया जाता है? तो महाभियोग प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन द्वारा स्वीकृत होने के दिन से। महाभियोग प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन द्वारा जैसे ही स्वीकृत होता है उसी दिन से हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय करने की अधिकारिकता किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 71 के तहत, सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय करने की अधिकारिकता प्राप्त है। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? तो 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा 11वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल में खाली होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा। जब खाली है तो अवैध कहाँ से होगा दोस्तों? तो 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। भाई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सूचना ले सकता है अनुच्छेद 78 के तहत। संसद का सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति चाहे भंग करे चाहे बनाए रखे। भारत का महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो जो महान्यायवादी होता है ना वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है? 2 प्रतिनिधियों को दोस्तों। वैसे तो टोटल 12 करता है लेकिन 2 प्रतिनिधियों को आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों को शामिल करता है। सिर्फ 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है। ये बात सत्य है। किन क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए यह प्रावधान किया गया है? तो वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में रहें तो उन्हें वह प्रावधान प्रतिनिधित्व देने के लिए यह प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 111 के तहत। अनुच्छेद 111 यही कहता है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। तो अनुच्छेद 111 के तहत। तो दोस्तों ये था आपका टॉप 50 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।